तो अब अवध के बाद हमारा बंगाल आता है। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल निर्णायक से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायक थे। और प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि जो मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना और उसने बहुत ज़्यादा सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में अपने हाथ में ले रखी थी। इसके अलावा हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। क्या क्या इन्होंने भी, हालांकि ये कोई सूबेदार नहीं थे, लेकिन जो मुर्शीद कुली खां थे उन्होंने जो राज्य के जो राजस्व अर्थात जो कर था उस पर इन्होंने नियंत्रण बनाए रखा और बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया और इसी नियंत्रण का उन्होंने लाभ उठाकर बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था थी बड़े पैमाने पर उसे पुनः निर्धारित करी और सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से जो राजस्व है नकद वसूल किया जाता था। जब इन्होंने कर व्यवस्था में अपना जो निर्धारण अर्थात जो भी कृषि होती थी उसका जो उपज कर के रूप में लिया करते थे वे बहुत ही कठोरता से लिया करते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो क्या हुआ, जो जमींदार और महाजनों तथा शाहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जब जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। जब ये लोग कर व्यवस्था में इन्होंने बदलाव किया तो किसी भी कारणवश जब वे कर का भुगतान नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे, वे जो भी साहूकार वगैरह थे उन लोगों को अपनी संपत्ति, अपना जो भी जायदाद थी वे उन्हें बेचना पड़ता था कर का भुगतान न कर पाने की वजह से। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और शाहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का शाहू घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। तो क्या हुआ, अब इन सब कारणों के फलस्वरूप वहाँ की जो जागीरें थीं और जो ज़मींदार वगैरह थे उन सब में बदलाव आया और जो साहूकार वगैरह थे इनका घनिष्ठ जो संबंध स्थापित हो गया अलीवर्दी खां के शासनकाल में। और इसी प्रकार एक जो घराना है वे उभर कर सामने आया। जगत सेठ जो थे ये बहुत प्रसिद्ध थे शाहूकार घराने के रूप में। ये सब बहुत अधिक समृद्धशाली होते चले गए। अलीवर्दी जो खान थे, अलीवर्दी खां, उनके साम्राज्य काल के समय की बात है ये। इसके अलावा ये देखिए अलीवर्दी खां का दरबार, इसमें प्रमुख सेठ, व्यापारी, जमींदार और घरानों से संबंधित बड़े बड़े
शाहूकार वगैरह सम्मिलित हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंग दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ अन्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, अब देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें कुछ विशेष रूप से देखने को मिलेंगी, जिसमें से यद्यपि ये बड़े राज्य पुराने मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, बिल्कुल ये मुग़लों द्वारा ही स्थापित थे, जिन्हें बाद में जिनके पास सत्ता अधिक हुई उन्होंने स्वतंत्र कर लिया वहाँ से। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता यह है, जमींदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे, जो कि अभिजात थे। और अभिजात अर्थात जो धनी होते हैं, जैसे जो कर वसूलने वाले होते हैं और जो राजघरानों से संबंध रखते हैं, वे अभिजात कहलाते हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं में ये लोग एक संदेह की दृष्टि में देखा करते थे। और ये प्रथम कारण था। दूसरा है उनके जो कर प्राप्त करने के तरीके और मुग़लों से भिन्न थे, जो कि ये जो साहूकार जो ज़मींदार वगैरह थे, इनकी कर व्यवस्था कुछ अलग थी। जैसे कि ये यहाँ पे अलीवर्दी खां ने राजस्व व्यवस्था परिवर्तित कर दी थी। तो वही बात कह रहा है कि जो कर संग्रह की व्यवस्था थी वो कुछ भिन्न थी। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर ना रहकर ये 3 राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इक़्तिदारों के साथ ठेके कर लिए। और जो ये इक़्तिदार की प्रथा जो मुग़लों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उसमें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूमि, जमानत या संबंध के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उनकी जातों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य शाहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीति व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। क्या हुआ था? कर वसूली के व्यवस्था में परिवर्तन आया और जो कर वसूलने की व्यवस्था थी वे ठेके पर अब दे दी गई थी कि वहाँ से वे कर वसूला करेंगे ठेकेदार वगैरह और वे राज्य को सौंपा करेंगे। इसी के चलते जो साहूकार थे, महाजन थे, इनका प्रभाव और जो इक़्तिदार थे इनका प्रभाव अधिक बढ़ गया था। ये जो भी
व्यक्ति जैसे आम जनता जो कर नहीं चुका पाती थी, इन सब से उधार लिया करती थी। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शर्तों के आधार पर वे उन्हें धन प्रदान करते थे, जैसे कि किसी की संपत्ति रख लेना, ऐसी जो व्यवस्थाएं थी वे देखने को मिलती थी। अब जो राजपूत की वतन जागीर, देखिए कुछ यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की बात दी है। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। महाराणा जो प्रताप है 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जो मुगल सम्राट था, उनकी सत्ता भारत के हर एक राज्य ने स्वीकार करी थी, सिवाय मराठा साम्राज्य को छोड़कर। उसी में से जो महाराणा प्रताप है, उनकी शूरवीरता का वर्णन किया है कि वे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के पश्चात भी उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता बनाए रहे। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के घराने, मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी ने इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल जो दरबार है की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। कहने का मतलब जो राजपूत थे, उनकी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी, जिसमें से जोधपुर था और अंबार, ये सब राजस्थान का ही एक छोटा छोटा इलाका है, क्षेत्र है। उसकी बात करी है कि जो बहुत से ऐसे विशिष्ट व्यक्ति थे जो अपने आप को नियंत्रण से, मुगल जो नियंत्रण था उससे मुक्त रखे अपने आप को। और इसके अलावा जो मुगल दरबार की गुटिया राजनीति थी, जो कि हमने ऊपर देखा था कि कुछ ईरानी दल था, तुरानी दल था। इसके अलावा जो बादशाह था वे कमज़ोर था, कुछ बादशाह को फांसी पे चढ़ा के दिया गया था इन्हीं गुटों द्वारा, और कुछ को अंधा करा दिया गया था। तो कहने का मतलब जो राजनीतिक गुट चल रहा था मुगल दरबार में, उसमें कई लोगों ने अपनी कुछ पासे फेंकने शुरू किए। इसके अलावा राजपूत घरानों ने जो गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। राजपूत जो घराने थे वे सूबेदारी का दावा करते थे, जो कि गुजरात और मालवा से संबंधित थी। और इसी क्रम में जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। अब ये मुगल प्रांत से इन्हें सूबेदारियाँ मिली हैं। गुजरात की जो मिली है अजीत सिंह को, जो कि जोधपुर के राजा थे, इन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। और इसके अलावा सवाई
जो राजा थे जय सिंह, इन्हें मालवा की सूबेदारी मिल गई और बादशाह जो जहानदार थे, उन्होंने 1713 में इन राजाओं के पदों का नवीकरण कर दिया, अर्थात इसमें कुछ नए परिवर्तन आए। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की और जोधपुर घरानों ने नागौर को जीत लिया। अब जोधपुरों ने नागौर को जीत लिया और जो गुजराती वगैरह इन सबको ये जो गुजरात की सूबेदारी प्राप्त हुई थी और मालवा की, इन सब ने अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाने के लिए पास के जो हिस्से थे उस पर कब्जा करना शुरू किया और जोधपुर घरानों ने नागौर पर विजय प्राप्त करी, अपने राज्य में उनको मिला लिया। और दूसरी ओर जो आम्बेर है, उन्होंने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों, बूंदी एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, उसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। जो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर पर अपनी नई राजधानी स्थापित करी। सवाई राजा जो थे जयसिंह, उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, किसे? जयपुर को, और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। इसके अलावा सवाई राजा को मालवा के साथ साथ आगरा की सूबेदारी दी गई और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ये जो कुछ राजपूत थे जिनको मुगल सत्ता प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये मुगल सत्ता फीकी पड़ गई। जैसे मुगल राजपूतों में जो नए नए मराठा उभर के आ रहे थे, उनके सामने इनकी सत्ता फीकी पड़ गई। ये देखिए, प्राचीन समय में कुछ इस प्रकार के राजमहल बनाया करते थे, जैसे ये जल तट के किनारे, ऐसे विभिन्न प्रकार के ये जलकुंड के किनारे राजमहलों का निर्माण होता था। इसके अलावा ये हैं कुछ, ये जो जयपुर के जो राजा जयसिंह हैं, उनकी जो राजधानी है उसका एक छोटा सा चित्र। इसके अलावा ये देखिए, जयपुर में जंतर मंतर। आमेर के शासक सवाई राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वैशाल्य का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इस वैशाल्य में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। ये मेहरानगढ़ का किला है जो कि जोधपुर में है। ठीक है, आज़ादी हासिल करना, ये देखिए, जब मुग़ल आए थे, मुग़ल तो हालांकि पहले से ही थे, लेकिन जब सिख धर्म आया और उसका उत्थान हुआ, तो उनका मुग़ल जो साम्राज्य के जो बादशाह थे, उनके साथ उनका कई मामलों में उनकी असहमति देखने को मिली, जिससे कि जो सिख थे वे मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन से असंतुष्ट थे, तो जिसके कारण इनके आपसी में कई टकराव हुए और जहांगीर के शासनकाल में सिखों के एक गुरु को फांसी भी दे दी गई थी। इसके अलावा बहुत से इनके जो ऐतिहासिक झगड़े हैं वे देखने को मिल जाते हैं। तो यही आज़ादी हासिल करना, अर्थात ये जब मुग़लों की सत्ता इतनी अधिक प्रभावशाली थी, तो ये मुग़ल जो सत्ता है वो उसे स्वीकार नहीं करते थे। वे खुद को, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, वे किसी के अधीन नहीं होने चाहते थे। तो उसमें कौन कौन से थे, देखिए, सबसे प्रथम सिख था, इसके अलावा और भी थे,
जैसे ये देखिए मराठा, ये सब जो मुग़ल सम्राट जो हुए थे बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, वहाँ से जैसे कि जब अकबर आया तो उसकी शक्ति और अधिक बढ़ी, और जब औरंगजेब आया तो उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत अधिक अभियान किए। तो वो सब ना इनकी सत्ता को चुनौती दिया करते थे। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, जो सिख थे वे, और ये जो मराठा थे ये, इसके अलावा ये देखिए ये जाट जो थे, ये जाट, ये सब मुग़ल सत्ता को चुनौती दिया करते थे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सिखों के ऊपर चलते हैं। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी 18वीं शताब्दी में, वे किस प्रकार भिन्न थी। अध्याय 8 हम पढ़ चुके हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हुआ। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत एवं मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे। ये देखिए जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और उसके बाद और उससे पहले भी राजपूत और जो मुग़ल शासक है इसके खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इनकी जो तो एक टकराव था वो राजपूतों से भी था, इसके अलावा मुग़लों से तो था ही। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात, जो कि 1708 में हुई थी। बंदा बहादुर इसका जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे, और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के ढालकर अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। अब क्या हुआ? जो बंदा बहादुर थे, जो कि नेतृत्व कर रहे थे खालसा में मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह करने में, इन्होंने उसको मुग़ल सत्ता को चुनौती भी दी, और उन्होंने गुरु नानक जो थे उसके संस्थापक सिख धर्म के, और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन्होंने जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना करी थी, और बाद में उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। तो उन्हीं के नाम के गढ़े हुए जो सिक्के होते हैं उनको जारी किया, और जो सिख धर्म की जो सत्ता थे, जो भी सिख धर्म में कई ऐसे राज परिवार हुए जिन्होंने शासन किया है, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से अपने आप को मुग़लों से अलग माना है, और मराठों से भी अलग माना है, अपनी अलग सत्ता स्थापित करी है। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना करी, और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया, और 1716 में मार दिया गया। बंदा बहादुर को भी मृत्यु के घाट उतारा गया, और गुरु गोविंद सिंह को भी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थे में और बाद में मिसलों में संगठित किया। पहले जो सिख धर्म था उसका एक सैनिक रूप, जो अस्त्र शस्त्र रखते थे, और एक प्रकार से अपनी रक्षा के लिए वे सैनिक जो इकट्ठा करने लगे थे एक सामूहिक रूप में, उसे पहले जत्था बोला जाता था, बाद में चलकर वे मिसल के रूप में उनको जाना जाने लग गया। मिसल रूप से वे विख्यात हुए। इन जत्थों और जो मिसल है, अब इनको भी जोड़ दिया जाए, इन्हें भी संयुक्त कर दिया जाए, तो ये दल खालसा कहलाते
थे या कहलाने लग गए थे। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे वैसाख में, जब वैसाख आता है, ये महीने का एक, जैसा एक 12 महीने होते हैं उसी में एक वैसाख भी है। और जो दिवाली, इन समय के अंतर्गत इनकी बैठक कहाँ होती थी? अमृतसर में होती थी, वो भी सामूहिक रूप से। और इसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था, जिन्हें गुरुमत्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाए उसे गुरुमत्ता कहते थे। सिखों ने जो राखी व्यवस्था है, इसको उसके अंतर्गत किसानों ने राखी व्यवस्था क्या है, उसके अंतर्गत किसानों ने इनको 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। राखी व्यवस्था में क्या होता है, जो किसान होते हैं उसे 20% कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बाद में जो ये सिख धर्म था, वो आगे चलकर मुगल शासन काल के समय एक सैनिक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और उनके जो शासन उनके भाग्य में है। अपनी सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल समुदायों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। इसके अलावा खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ा और सर्वप्रथम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। तो उन्होंने अपनी जो धार्मिक समृद्धि थी, उन्होंने जीवित रखी सिखों ने। और 18वीं शताब्दी के जो अंतिम भाग में जो सिख है, वो जो इनके जो इलाके हैं, सिंधु से यमुना नदी तक फैल गए। सिंधु नदी जो भारत के बहुत ही उत्तर भाग में है, वहाँ से लेकर यमुना नदी जो कि दिल्ली को पार करती और नीचे तक आती थी, वहाँ तक इनकी जो सिख शाखा थी अधिक फैलती चली गई। हालांकि ये भिन्न इलाकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक जो राजा रणजीत सिंह जो थे, राजा रणजीत सिंह, इनकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने पहली बात तो इन्होंने जो मुग़ल सत्ता थी उससे अपने आप को बचाए रखा, स्वतंत्र रखा। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो इतनी मतलब उन्होंने धूल चटा दी थी। युद्ध में इस तरीके से उन्हें हराया, उनकी वीरता की दाग देनी पड़ेगी। हालांकि वे जो शारीरिक रूप से कुछ उनमें वे विकलांग थे, शायद उनके जो पैर थे वो सीधे तरीके से नहीं रख सकते थे, कुछ मतलब सही तरीके से नहीं चलते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से इन्होंने जब राजपद प्राप्त किया तो बहुत प्रभावी रूप से शासन किया। तो विभिन्न सिख जो समूह हैं, समूहों में फिर से एकता कायम करके 1999 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी भी स्थानांतरित कर दी थी। राजधानी में जब उस समय ब्रिटिश वगैरह आ गए थे तो क्या हुआ था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक छेड़छाड़ होती थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी।
अब देखिए, मराठा साम्राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ और शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से एक नए राज्य की स्थापना की। शिवाजी मराठा जो साम्राज्य है उसके बहुत अधिक एक मुख्य नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आए थे। ये जीजाबाई के पुत्र थे और इनका जो पूरा राजघराना था, मतलब जो इनके पुत्र हुए, फिर पुत्र के पुत्र हुए, उन सब की शूरवीरताएं बहुत अधिक सुनने को मिलती है। और क्या हुआ, धीरे धीरे स्थानीय राज्य की स्थापना करी और इसके अलावा जो कृषक और पशुचारक थे वे मराठे जो सैनिक थे उनके मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप के मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य में प्रभावी भक्ति, प्रभावी शक्ति और चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी जो सत्ता थी, चित्पावन नामक ब्राह्मण एक परिवार था तो उनके हाथ में चली गई। फिर इसके बाद इसकी शक्ति का विस्तार धीरे धीरे एक मंत्री और पेशवा के रूप में होने लग गया। तो इसके पश्चात जो पुणे में मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई गई और जो राजा का जो पद था अब पेशवा जो कि प्रधानमंत्री उसके हाथ में आ गया, जिसमें से अब क्या हो गया, जो पेशवा थे वे मराठा जो भी साम्राज्य थे उसकी देखरेख करते थे और सैन्य संगठन का विकास किया करते थे। और जो सफलताएं थी वे हैं एक रहस्यपूर्वक हुआ करती थी। इसके अलावा जो मुगल के किलेबंद इलाके थे, जो मुगल साम्राज्य से संबंधित इलाके थे, वे उससे सीधे मतलब टक्कर नहीं लिया करते थे। कहने का मतलब उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं दिया करते थे। उसके जो आसपास के जो कस्बे वगैरह थे, जो शहर थे, उन सब पे ये मुगल जो सेना थी उन सबको छोड़कर, मतलब उनका मुगली साम्राज्य छोड़कर जो अन्य भाग थे उस पर ये प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे। और जो मुगल साम्राज्य था उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देते थे। जैसे ऐसे रास्तों पे वे अधिकार कर लेते थे, जैसे जिस रास्ते से मुगल साम्राज्य को रसद जारी हो, रसद अर्थात जो खाने पीने का सामान हो या अनाज हो, तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उनके शासन में विरोध डालते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे मुगल साम्राज्य भी हुए जिसमें से जो मराठे हैं, मराठों ने चौथ एक विशेष प्रकार का कर का नाम है और सरदेशमुखी ये भी एक कर का नाम है। मराठों ने प्रत्यक्ष रूप से उसकी वसूली करी। देखिए कुछ यहाँ पे 1720 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और ये काफ़ी सफल भी रहे। मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई मराठों ने। 1720 से 61 के बीच के अंतर्गत की बात है। 1720 के दशक में जो मालवा, गुजरात और मालवा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था
कि कुछ राजाओं को दे दिया गया, तो इन्होंने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया, गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? मराठों ने। यहाँ पर राज्य किसका था? मुगलों का था। तो अब इन्होंने इस पे अधिकार कर लिया मराठों ने। तो 1730 के दशक में जो मराठा नरेश हुए, उन्होंने क्या किया? समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। अब मराठा के जो नरेश थे, जो राजा थे, उन्हें पूरे दक्कन, जो कि दक्षिण भारत का एक भाग है, वहाँ पर उनको सफलता मिली और उन्हें एक राजा के रूप में स्वीकार किया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ? इन क्षेत्रों से उन्होंने चौथ, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का कर का नाम है, और सरदेशमुखी, ये जो कर है, वसूलने का अधिकार भी मिला। मुग़ल के ऐसे कई राज्य थे जिस पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया, और उसकी जो वहाँ से जो राजस्व वसूली की जाती थी, वो चौथ और सरदेशमुखी नामक एक कर के रूप में वे वसूली किया करते थे। इसके अलावा जो मराठे थे, उन्होंने 1737 में क्या हुआ? दिल्ली पर हमला बोला, और धीरे धीरे जो मराठे में उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। मराठों में जो पेशवा बाजीराव थे, वे सबसे बहुत अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान पेशवा थे। इन्होंने प्रथम आक्रमण दिल्ली पर किया। हालांकि इससे पहले जो भी पेशवा हुए थे और जो भी मराठे थे, उनकी जो पहुंच थी, वे दिल्ली के आक्रमण तक कभी नहीं पहुंची थी। देखने को मिलता है ये इतिहास में, लेकिन ये प्रथम ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। और इसके अलावा वे राजस्थान, पंजाब और पूर्वी बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण के जो भाग है, कर्नाटक, तमिल, ये सब जो प्रदेश हैं, उनकी सत्ता अर्थात उनकी जो प्रभुसत्ता है, इन सब स्थानों ने स्वीकार करी। इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य इन सब स्थानों पे तो मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन जो कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पर मराठा साम्राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया गया था, तो वहाँ से ये लोग भेंट लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। कुछ इस प्रकार से मतलब अपनी जो सत्ता है उसे स्वीकार कराने पर बल दिया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत सी चुनौतियाँ स्वीकार करनी पड़ी। और जो मराठी सैन्य अभियान थे, अन्य जो शासक जो थे, वे इसके खिलाफ थे, क्योंकि मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, तो जिनकी शक्ति घटेगी वे इनके खिलाफ ही रहेंगे। तो इस कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अन्य राजा थे उन्होंने इनका सहयोग नहीं दिया। इसमें जैसे कुछ थे, जैसे सिंधिया, गायकवाड़, घोलकर, जैसे कुछ ये सब हैं मराठों के अलावा जो जिनकी शक्तियाँ उभर कर आ रही थी सामने। वे थे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और मराठे सरदार। ये सब क्या कर रहे थे? ये अपनी अलग अलग अपनी सैनिक सेनाएं खड़ी कर रहे थे। इसके लिए उन्हें जो संसाधन थी
उनकी आवश्यकता पड़ी और क्या किया इन्होंने 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों में उस क्षेत्र पर स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षणों में और इंदौर होलकर के आश्रय में फल फूल रहा था। अब मराठा के सिवा अन्य जो शक्तियाँ थी उनकी बात करिए। जो सिंधिया थे वे उज्जैन के संरक्षक में था और जो इंदौर था वे होलकरों के संरक्षण में था। इसके अलावा ये जो शहर थे तरह तरह ये बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। जो मराठों द्वारा इलाकों पर जो नियंत्रण था, उन्होंने व्यापार के नए नए मार्ग खोल दिए थे। अब क्या हुआ, चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। चंदेरी एक स्थानिक क्षेत्र का नाम है। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो रेशमी वस्त्र बनते थे, इनको कहाँ मिला स्थान, जो मराठों की राजधानी बनी थी पुणे, वहाँ पर उनको एक बाजार के रूप में व्यवस्था देखने को मिली। और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब क्या हुआ, बुरहानपुर एक स्थान की बात कर रहा है। ये सब जो थे व्यापारिक केंद्र थे, ये आगरा पर निर्भर थे, सूरत पर निर्भर थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो वाणिज्य है वो भीतरी क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा। पहले केंद्रों तक विकसित था, लेकिन अब अंदर छोटे छोटे इलाकों में भी विकसित होने लग गया। इसके पश्चात दक्षिण भारत में पुणे और नागपुर और इसके अलावा जो पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब धीरे धीरे शामिल होते चले गए व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब की जाती है जाठों की बात, जो कि जाठों ने भी जो मुग़ल साम्राज्य था उससे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। वे मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। अन्य राज्यों की तरह जाठों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता दृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। क्या क्या इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली है उस पर इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। इसके पश्चात 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर शुरू हो गया। पहले उन्होंने पश्चिमी दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर 1680 तक आते आते जो पूरी दिल्ली है उस पर उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और आगरा पर प्रभुत्व बढ़ने लग गया। और कुछ अर्शों के लिए जो आगरा शहर है, इनके अभिरक्षक ही बन गए। अभिरक्षक मतलब उसका देख रेख करने वाला, उनकी व्यवस्था करने वाला। इसके अलावा जो जाट थे, जाट जो समृद्ध ये थे, एक समृद्ध कृषक थे। मतलब ये अच्छे खासे किसान थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। इनके समय में क्या हुआ, जाठों के समय की बात की जा रही है। जो पानीपत, ये जो दिल्ली के आसपास वाले स्थान और इसके अलावा बल्लभगढ़, ये सब क्या हुए, व्यापारिक केंद्र बने और सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर गया। सूरजमल जाठों का एक
राजा हुआ आगे चल के ब्रिटिश काल में, तो उनके शासनकाल में क्या हुआ, जो भरतपुर एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो क्या हुआ, दिल्ली पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जब 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने, बड़े बड़े परिवार के घरानों ने कहाँ पे शरण ली, भरतपुर में। और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के बलबूते पर वह मुग़लों से लड़ा। मुग़लों की अभी हमने प्रारंभ में यही बात करी थी, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए। इतने सारे सैनिक, सिख सैनिक हुए, मराठा सैनिक हुए, इन सब ये जो सैनिक व्यवस्थाओं को दृढ़ बनाकर इन्होंने मुग़ल जो सत्ता थी उसका विरोध करते रहे। इसके अलावा जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं बीद में दिग में क्या है, मराठों में जाठों में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया गया। शहरी वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। ये शैली की, अभी ऊपर से नीचे तक मुग़ल सत्ता की बात करी, लेकिन फिर अंत में ये जो इमारत है इसकी रूपरेखा की बात करी है। आगे चलकर बाग महल बनाए गए, जिसमें जिसे गार्डन हाउस कहते हैं, जिसके चारों तरफ बाग रहेंगे, जैसे फूल पौधे इन सब को लगाया जाता है। इसके अलावा उसमें केंद्र में घर बनाया जाने लग गया। आगे कुछ इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। तो आज के लिए ये चैप्टर इतने ही। देखिए कुछ मिलान देख लेते हैं इसमें। सूबेदार, सूबेदार कौन होता है? ये प्रांतीय सूबेदार। इसके अलावा फौजेदार, एक मुग़ल सैन्य कमांडर। इजारादार, ये होते हैं एक जो राजस्व कृषक होते हैं, ये इजारेदार होते हैं। मिशल, ये क्या होता है? एक सिख जो होते हैं उनके योद्धाओं का समूह होता है। इसके अलावा चौथ एक विशेष प्रकार का कर था जिसे मराठों द्वारा वसूला गया था। ठीक है। इसके अलावा जो ये है कुणबी, कुणबी क्या था? कुणबी मराठा कृषक योद्धा हुआ करते थे। इसके अलावा जो उमरा है, वे उमरा किसे कहते थे? उच्च अभिजात जो थे उनको कहते थे। रिक्त स्थान में औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। किस में लड़ाई लड़ी? जिसमें कि उसने काफ़ी धन खर्च किया था। याद आया कुछ? दक्कन में उसने बेशुमार धन दौलत को लुटाया, दक्कन को पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये
उमरा और जागीरदार मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे। मुगल और जागीरदार मुगल के क्या थे? मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश में की थी। किस में की थी? 18वीं शताब्दी में। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। इसके अलावा जो अवध राज्य का संस्थापक डैश था, अवध राज्य का कौन सा संस्थापक था? ओह सॉरी, क्या हो गया ये? जो मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? सआदत खां। ठीक है, सआदत खां। सही और गलत। नादिर शाह ने जो बंगाल पर आक्रमण किया, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, ये सही है या गलत? नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण नहीं किया, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। गलत। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था। सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक नहीं, होलकर थे इंदौर के शासक। और गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। बिल्कुल सही। और पुणे 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र की राजधानी बना। बिल्कुल सॉरी, मराठों की राजधानी बना। बिल्कुल सही। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल